वेलकम टू अरियंत। आज अपन चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं कैश फ्लो का, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो नाम से क्लियर पता लग रहा है, रोकड़ कैश, कैश का फ्लो, कैश कितना आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, ये चीजें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश की एक्टिविटी बताता है। बिना कैश के कोई व्यवसाय नहीं हो सकता, इसलिए कैश व्यापार का रक्त है, व्यापार को संचार करता है, व्यापार को चलाता है। क्योंकि व्यवसाय की अधिकांश गतिविधियां रोकड़ से ही क्या होती है, आपकी संचालित होती है। व्यवसाय के जीवन काल में रोकड़ कैश संचार का लगातार होना जारी रखता है। यानी व्यापार में जैसे हमारा रक्त है, रक्त व्यापार अपने बॉडी को सर्कुलेट करता है कि भैया बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो वो काम करेगी, वैसे ही कैश व्यापार में होगा, उसका सर्कुलेशन होगा, पैसा आएगा जाएगा, तो उससे व्यापार को संचालन करने में सहायता मिलेगी। रोकड़ प्रवाह जो है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका मीनिंग क्या होता है? तो मेन चीज वही है कि जो कैश के सोर्सेज हैं, कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, उन सब चीजों का डिटेल से एनालिसिस कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। इसके लिए हम लेखा मानक 3 का यूज करते हैं कि लेखा मानक 3 के आधार पर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं कि भाई किन किन एक्टिविटी में कैश को बांटा जाए। तो जरा अपन उसकी बात करते हैं। देखो, रोकड़ प्रवाह विवरण किसी व्यावसायिक संस्था के लेखांकन अवधि में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों या उपयोगों को प्रदर्शित करता है। यह विवरण बताता है कि व्यवसाय में किन किन स्रोतों से रोकड़ प्राप्त हो रही है और किन स्रोतों का या किन का उपयोग किया जा रहा है, यानी ये पैसा कहाँ यूज हो रहा है। इसके लिए हमारे पास लेखा मानक 3 की सहायता लेते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 की सहायता लेते हैं अपन के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण हेतु रोकड़ से आशय रोकड़ कोष कैश फंड है, जिसमें कैश को भी शामिल कर रहे हैं और कैश के तुल्य यानी कैश इक्विवेलेंट जो चीजें होती है वो भी इसमें क्या की जाती है, शामिल की जाती है। तो हमारे पास मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखा मानक 3 के अकॉर्डिंग बनाया गया है और लेखा मानक 3 में एक्टिविटी बताई गई है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ लें कि कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है। तो रोकड़ तुल्य से आशय अल्पकालीन और उच्च तरल विनियोगों से है, जिनको हम तुरंत प्रभाव से नगद में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जब जरूरत है उसी दिन आप इनको कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, कैश में परिवर्तित करवा सकते हो। तो ये हमारे पास रोकड़ तुल्य कहलाते हैं, रोकड़ के इक्विवेलेंट कहलाते हैं, जिसमें हम जनरली जो हमारे डिपॉजिट्स होते हैं, हमारे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनको अपन इसमें शामिल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारे पास कि रोकड़ प्रवाह के क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों के लिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट हो रही है, आवश्यकता हो रही है। तो रोकड़ प्रवाह विवरण नगद कोषों की स्थिति में हुए परिवर्तनों के विश्लेषण करने में क्या होता है, आपका सहायक होता है कि भैया नगद कैसे आ रहा है, नगद का क्या लेन देन हो रहा है व्यापार में, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण एक विशेष अवधि के दौरान संचालन क्रियाकलाप का मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हम बनाने वाले हैं। दूसरी एक्टिविटी होती है निवेश क्रियाकलाप यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी होती है हमारी वित्तीय अनुपात यानी फाइनेंशियल क्रियानुपात से नगद और नगद के तुल्यों की प्राप्ति और उपयोग यानी स्रोतों की जानकारी प्रदान करता है। तो 3 एक्टिविटी के बारे में बताता है हमें। पहली एक्टिविटी बताई अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी बताई अपन ने इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और तीसरी एक्टिविटी बताई जो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटी के बारे में किस प्रकार से कैश आ रहा है या जा रहा है, उन एक्टिविटी में हम उनका विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसका उद्देश्य। यह विवरण व्यवसाय के संचालन, निवेश और वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत नगद और नगद तुल्यों के भुगतानों का है, उनके उपयोगों की भी क्या देता है, जानकारी देता है। तो प्राप्तियां कहां से, उसकी भी जानकारी दे रहा है, और इन्हीं एक्टिविटी में ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टमेंट में, फाइनेंस में इनका कितना पैसा यूज किया उसकी भी हमें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट और 4th पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इस विवरण की सहायता से उस प्रमुख क्रियाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है जिसके फलस्वरूप एक विशेष अवधि के दौरान रोकड़ क्या हो रही है, आपको प्राप्त हो रही है, या रोकड़ का क्या किया जा रहा है, आपका
भुगतान किया जा रहा है। तो मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि हमारे पास फंड या कैश इक्विवेलेंट वाली चीजें कहाँ से आ रही है और कहाँ पर अपन उसको खर्च कर रहे हैं। रोकड़ प्रवाह का उपयोग कहाँ कहाँ पे हो रहा है या इसका क्या उपयोग है, वो चीज बात करें तो हमारे पास रोकड़ प्रवाह का आवागमन को प्रकट करना रोकड़ प्रवाह का एक मुख्य उद्देश्य है। इस विवरण के माध्यम से रोकड़ में कमी या रोकड़ में वृद्धि या इसके कारणों का विश्लेषण किया जाता है कि कैश आ रहा है तो कितना आ रहा है, कितनी वृद्धि हो रही है, जा रहा है तो कितनी कमी हो रही है और कहाँ जा रहा है, उस चीजों का अपन इसमें विश्लेषण कर सकते हैं या बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ रहा है हमारे पास आंतरिक वित्तीय प्रबंधक में सहायक। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे जो आंतरिक वित्तीय प्रबंधक है वो भी इसका देखते हैं कि भाई हमारे पास फंड आएगा तो कितना आएगा, कितना यूटिलाइज हो जाएगा, कितना बच जाएगा, इन सारी चीजों की जानकारी उन्हें इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से मिल जाती है। थर्ड पॉइंट आ रहा है हमारे पास वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायक। आप अच्छी तरह पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ा है अपन ने कि जहां भी प्लानिंग वाली बात आती है, समन्वय वाली बात आती है, वहां पर मतलब मिलकर काम करना पड़ता है, तभी जाके नियोजन और समन्वय पॉसिबल होता है। तो यहाँ भी हम बात कर रहे हैं कि हम हमारे मैनेजमेंट वालों को बताएंगे भाई आपको मैनेजमेंट करना है तो वो फंड कितना राइज हो रहा है उसी के आधार पर बताएंगे, वो चीजें हमें कैश फ्लो से पता लगती है। वित्तीय नियोजन का प्रमुख आधार रोकड़ होती है। जब भी हम वित्तीय नियोजन करते हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा फंड कहाँ से रेज होंगे ताकि हम हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो वित्तीय नियोजन जो हो रहा है उसके लिए मुख्य आधार क्या बता रहे हैं अपन, रोकड़ बता रहे हैं। रोकड़ प्रवाह प्रोजेक्टेड जो कैश फ्लो है यानी अनुमान कि हम कैश कहाँ से इकट्ठा करेंगे की सहायता से प्रबंधक को यह जानकारी मिलती है कि भविष्य में कितनी रोकड़ आंतरिक साधनों से और प्राप्त हो जाएगी और कितनी बाह्य साधनों से क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, कितनी रोकड़ अतिरिक्त व्यवसाय में व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सारी चीजों की जानकारी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से बना सकते हैं। तो प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब है हम फ्यूचर का अनुमान लगा के बना रहे हैं कि भाई आगे क्या होने वाला है, तो उसके आधार पर अपन अपनी नीतियां तैयार कर सकते हैं। और लास्ट फोर्थ पॉइंट है नियंत्रण में सहायक। इस विवरण से विश्लेषण से व्यवसाय में रोकड़ कैशों के नियंत्रण को क्या कर सकते हैं अपन, रख सकते हैं कि भैया किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारे पास मुख्य इसके उद्देश्य हैं। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में भी सहायक होता है। तो हमारे शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन के लिए भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। रोकड़ का पूर्वानुमान अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों के लिए भी क्या होता है, आपको जानकारी प्रदान करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पूर्वानुमान में सहायक विभिन्न वर्षों में रोकड़ प्रवाह विवरण के विश्लेषण से रोकड़ की विभिन्न स्रोतों और उपयोगों की प्रवृत्ति का अध्ययन किया जा सकता है कि हमें हर साल जो फंड इकट्ठा हो रहा है वो कहाँ से इकट्ठा हो रहा है। हम पिछले जो हमारे प्रोजेक्ट बन चुके हैं या पिछले सालों के जो रिकॉर्ड है उनके माध्यम से इनका पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं। अब अपन बात कर रहे हैं कि कैश फ्लो में अंतर्वाह या बहिर्वाह का वर्गीकरण कैसे हो सकता है, यानी कि कैश आ कहाँ से रहा है और कैश जा क्या रहा है, यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि भैया कैश इनफ्लो क्या होगा और कैश आउटफ्लो क्या होगा, उसके बारे में पता लगाना है हमें। तो इनफ्लो और आउटफ्लो का पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ चीजों में डिवाइड कर रखा है। हमने अभी आज बात कही थी हमारी 3 तरह की एक्टिविटी होती है, परिचालन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है हमारे पास विनियोजन यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तीसरी होती है वित्तीय फाइनेंस एक्टिविटी। उनके बारे में कि कैश कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है वो चीजें हम बात कर रहे हैं। तो जरा देखो उधर अंतर प्रवाह यानी कि कैश का रिसीव कहाँ से हो रहा है, तो कैश आ कहाँ से सकता है, देखो नगद विक्रय से आ सकता है, अधिकार शुल्क या फीस या कमीशन की रोकड़ प्राप्ति से आ सकता है, देनदारों को अगर उधार बेचते हैं अपन तो हमारे जो उधार देनदार जिनको उधार बेचा है उनसे जो पैसा वसूल करेंगे तो उनसे आ सकता है, वित्तीय कंपनियों के लिए जो ब्याज या लाभांश प्राप्त होगा उनसे आ सकता है, प्रतिभूतियों के विक्रय से आप कैश प्राप्त कर सकते हैं, और तृतीय पक्षकारों से अगर लोन की जरूरत पड़ी तो लोन से भी हम पैसा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति या एक फाइनेंस कंपनी या एक कंपनी अपने पास कहाँ से कैश प्राप्त कर सकती है, उसकी व्यापारिक क्रियाओं से, संचालन क्रियाओं से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो पढ़ा। कहाँ खर्च कर सकती है, जरा उसकी बात करें तो खर्च कर सकती है नगद क्रय में,
माल खरीदेगी तो पैसा खर्च होगा आपका। लेनदारों यानी उधार खरीदा है तो लेनदारों को पेमेंट करेंगे, और उधार खरीदा है और उन पर बिल्स पेबल बनाए तो बिल्स पेबल का भुगतान करेंगे। व्यापार के संचालन कर रहे हैं तो संचालन करने में जो खर्चे हो रहे हैं हमारे डेली रूटीन के व्यापारिक खर्चे, उनका भुगतान करने में कर रहे हैं। आयकर का भुगतान करने में पैसे की खर्च होगा आपका। वित्तीय कंपनियों को अगर आप ब्याज का भुगतान कर रहे हैं तब हमारा कैश बहिर्गमन होगा, यानी कि कैश आउटफ्लो होगा। प्रतिभूतियों का नगद खरीदोगे तो पैसा जाएगा आपका, और तृतीय पक्षकारों को दिए गए ऋण के बदले में अगर आपने लोन का भुगतान किया है तो भी कैश का बहिर्गमन होगा। तो किन किन वजह से कैश का आउटफ्लो हो रहा है वो बात कर रहे हैं। विनियोग क्रियाओं में कैश फ्लो या कैश का प्रवाह कैसे होता है तो उनकी बात करें, यानी कैश फ्लो का स्टेटमेंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में किस प्रकार हो रहा है उनकी बात करते हैं। तो कैश अंतर्प्रवाह यानी कैश इनफ्लो कैसे होता है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में स्थायी संपत्तियां जो होती है उनके विक्रय से जो कैश आएगा वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा। ये चालू जो इन्वेस्टमेंट है उनके विक्रय से जो आ रहा है वो भी आपके कैश रिसिप्ट से। इन्वेस्टमेंट से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो आएगा। अंशों से जो लाभांश प्राप्त होगा वो आएगा, और इसके अलावा अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है उससे कहीं किराया प्राप्त हो रहा है तो उस किराए से आएगा। तो ये आपकी रिसिप्ट हो सकती है एक इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से। एक हो सकता है हमारे पास कि हमारे पास कैश का पेमेंट किन में हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हमारे पास कैश का पेमेंट स्थायी संपत्तियों की रोकड़ी क्रय से हो सकता है, और गैर चालू विनियोगों के नगद क्रय से होता है। तो ये रिसिप्ट्स और पेमेंट के कुछ एग्जांपल हैं जो हमें जरूरत पड़ेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें याद होना चाहिए। अभी फॉर्मेट भी पढ़ेंगे एक बार और, लेकिन फिलहाल वित्तीय क्रियाओं की बात करते हैं। तीसरी क्रिया पे आ गए अपन कि एक कैश फ्लो में तीसरी क्रिया क्या होती है। दो पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तीसरी आ रही है कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसमें कैश कहाँ से आ सकता है, तो कैश आने के लिए अंशों या ऋण पत्रों के जो निर्गमन हो रहा है उनसे पैसा प्राप्त हो रहा है आपका। आपके पास जो दीर्घकालीन या अल्पकालीन ऋण होते हैं उनकी जो नगद प्राप्ति होती है उनसे पैसा आ सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट से नगद पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई रिसिप्ट की। जरा पेमेंट की बात करें, पेमेंट कहाँ होता है कि जब अंशों या ऋण पत्रों का शोधन करते हो तो आपको भुगतान करना पड़ता है। क्षमता अंशों का जो पुनः क्रय होता है, समता नहीं होता, समता अंश होते हैं। तो समता अंश जो होते हैं हमारे पास उनका पुनः क्रय यानी कि बायबैक जिसे अपन पढ़ा है कहीं, तो उनका पेमेंट करने के लिए हमें पेमेंट करने के लिए फंड चाहिए जो हमारी फाइनेंस एक्टिविटी की एक्टिविटी कहलाती है। दीर्घकालीन या अल्पकालीन जो ऋण होते हैं उनका भुगतान कर रहे हो आप। बैंक अधिविकर्ष का भुगतान कर रहे हैं, लाभांश या ब्याज का भुगतान कर रहे हैं, या फिर कंपनी के जो खर्चे हो रहे हैं प्रारंभिक व्यय या अंशों के निर्गमन या अभिगोपन कमीशन पे, तो उनके जो खर्चों का भुगतान कर रहे हैं वो भी हमारे पास फाइनेंस एक्टिविटी में दर्शाए जाते हैं। तो हमारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा खर्च हो रहा है उन सब चीजों को अपन बात कर रहे हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें किस किस में इंक्लूड करते हैं। अब बात कर रहे हैं कि इनके फॉर्मेट कैसे बनते हैं। तो जरा देखो, ऑपरेटिंग क्रिया जो होती है उनका किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं या कैश फ्लो को दर्शाते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेखा मानक 3 जो है हमारा, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने की 2 विधियां बता रखी है, एक तो प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि से भी हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ सकती है और इनडायरेक्ट मेथड या अप्रत्यक्ष विधि से भी आ सकती है। आंसर दोनों से सेम आता है, ऐसा नहीं कि 2 विधियां अलग अलग है तो आंसर अलग अलग आएगा। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों में से किसी से भी निकालो सेम आएगा, लेकिन हमें कौन सी विधि यूज करनी है वो सवाल बताता है, नहीं तो इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा यूज करते हैं हम। फिलहाल सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, परिचालन क्रियाएं, उनमें जो रोकड़ प्राप्ति होती है और रोकड़ भुगतान होता है उनको अपन इस प्रकार दिखाते हैं। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में किस प्रकार कैश निकाला जाता है। तो पहले रिसिप्ट देखो कि रिसिप्ट कहाँ से आता था। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर या एम्प्लॉय। तो आपके जो रिसिप्ट हो रही है उसमें से अपन पेमेंट को घटा रहे हैं। फिर आपके पास कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। लेस करने के बाद उसमें से अपन लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, कितना टैक्स पेड किया है वो घटाओगे। घटाने के बाद आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाएगा बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को एडजस्ट करेंगे अपन, तो वो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेट करते हैं। लेकिन आपको ये चीज कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भैया कैश रिसिप्ट कस्टमर की जो है वो कैसे निकालेंगे। एम्प्लॉय को या सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं, ये कैश पेमेंट कैसा आएगा। क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दे रखा है कि भाई इतना रिसिप्ट हुआ है तब तो लिख ही देंगे, नहीं देगा तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
इसके लिए स्टेटमेंट बनता है एक हमारा, ग्राहकों से प्राप्त रोकड़ कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अभी यार हमने फर्स्ट पॉइंट यही पढ़ा था कि हमारे कस्टमर से कितना कैश रिसीव हो रहा है, तो कस्टमर से जो कैश रिसीव हो रहा है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो पढ़ रहे हैं अपन। तो हमारे पास कैश रिसीव निकालने के लिए हमारे पास टोटल रेवेन्यू, जो हमारी सेल है एक तरह की, वो टोटल सेल चाहिए जो आपको P&L में या स्टेटमेंट में मिल जाएगी आपकी। उसमें हम ट्रेड रिसीवेबल्स को जोड़ते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स भी आ गए और BR भी आ गए। तो डेटर्स एंड BR का ओपनिंग बैलेंस, यार ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस जो जनरली 1 अप्रैल का बैलेंस होता है हमारे पास, वो ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है, आपको प्लस करना है किसमें, टोटल सेल्स में। और आप लेस करेंगे ट्रेड एक्स रिसीवेबल्स, डेटर्स एंड BR, उनका क्लोजिंग बैलेंस, एंड ऑफ द ईयर की बात कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस की बात कर रहे हैं, ये आपका लेस होगा। तो ओपनिंग तो ऐड करने हैं, ओपनिंग डेटर एंड BR को ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग डेटर एंड BR को लेस कर रहे हैं, याद रखना है आपको। तो इनको ऐड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, वो आपकी कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाएगी, और ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर हम इस स्टेटमेंट में लिख देंगे, यानी ये वैल्यू निकल जाएगी। दूसरी चाहिए हमें कैश पेड टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, कि हमें सप्लायर को या एम्प्लॉय को पेमेंट किया है उनके लिए। सप्लायर आपको नाम सुना है सप्लायर का, क्रेडिटर्स के नाम से, कि हमने अगर किसी से उधार खरीदा है तो उनको पेमेंट किया होगा, तो यहाँ सप्लायर लिख रखा है, आप क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, पेड टू क्रेडिटर्स। और अपने एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी वैलरी देते हैं, तो उनकी सैलरी या उनसे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो, तो इनका पेमेंट कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं अपन। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटमेंट है, देखो, जो हमारे आपूर्ति करता है और जो कर्मचारी है उनका भुगतान किस तरह से गणना करेंगे, उसके लिए स्टेटमेंट है हमारा। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए कैश कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम सीधा सीधा बोले तो कॉस्ट बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे आप नाम जानते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। अगर ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो सेल्स माइनस GP से इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं कैश के साथ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कि आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैश वाले जो नगद में चुकाए हैं उनको ऐड कर लो। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं अपन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपके पास कैश में इंक्लूड हो जाएंगे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट क्या क्या चीजों की, देखो क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओपनिंग जो हमारी इन्वेंट्री होती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक के नाम से भी बोल सकते हो, वो ऐड होगा। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स का मतलब हो गया क्रेडिटर्स और BP दोनों का इंक्लूड हुए, क्रेडिटर्स एंड BP इन दोनों को जब इंक्लूड करके दिखाते हैं तो ट्रेड पेबल्स होते हैं। इन ट्रेड पेबल्स का जो बिगिनिंग वाला पार्ट है वो ऐड हो जाएगा आपका, यानी ओपनिंग बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर आपको दे रखे हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम जो एडवांस पेमेंट कर देते हैं, यानी अगले साल के खर्चे इस साल पेमेंट कर दिए, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च के दिन जो है वो ऐड हो जाएंगे आपके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो एंड ऑफ द बिगिनिंग के हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये चारों चीजें हमें याद रखनी है कि ये सारी चीजें अगर दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये चारों चीजों का जो टोटल आएगा वो टोटल हमें ऐड करना है। लेस क्या करना है, अपोजिट वाली चीजें लेस हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर रहे हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो होगी हमारी, बिगिनिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री, वो लेस हो जाएगी। इन्वेंट्री बोल दो या क्लोजिंग स्टॉक बोल दो, एक ही चीज है। ट्रेड पेबल्स का हम बिगिनिंग वाला ऐसा ऐड कर रहे थे, ट्रेड पेबल्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ट्रेड पेबल में दोनों चीजें आ गई, क्रेडिटर भी आ गए और बिल्स पेबल भी आ गए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग ऐड कर रहे थे, ओपनिंग जो होगा बिगिनिंग जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, लेस हो जाएगा। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग वाले हैं वो आपके लेस हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो अपोजिट वाली है वो लेस हो जाएगी। ऐड लेस करने के बाद आपके पास जो नेट वैल्यू आएगी वो नेट वैल्यू आ जाएगी आपकी कैश पेड टू सप्लायर या एम्प्लॉय, किसको पेमेंट किया है, कितना पेमेंट किया है, वो पेमेंट आपके पास निकल जाएगा। ये कैश पेमेंट ही हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये निकालने का तरीका है आपका कि अपन किस तरह से निकाल रहे हैं। इसको निकालने का तरीका एक और दे रखा है शॉर्ट में, उसी चीज को देखो आपके पास, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो अपन इस तरह से भी निकाल सकते हैं, वो फॉर्मेट भी है और ये फॉर्मेट भी है, जो आपको याद हो जाए हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री जोड़ रहे हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री घटा रहे हैं, तो हमारी परचेज निकल जाएगी, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अपन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऐड कर रहे हैं और ओपनिंग इन्वेंट्री लेस कर रहे हैं। ये फॉर्मूला अपन ने रेशियो वाले में भी पढ़ा था, यहाँ भी आ रहा है, आपकी परचेज आ जाएगी।
इस परचेज में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का ओपनिंग बैलेंस ऐड हो रहा है और क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का क्लोजिंग बैलेंस क्या हो रहा है आपका लेस हो रहा है। तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का एडजस्टमेंट करना है तो आपका कैश परचेज आएगा कि भाई क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर रहे हैं अपन गुड्स परचेज करने के लिए। तो ये तो कैश परचेज आ गई। अब एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड किए हैं कैश में, उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो साल के शुरू में वो ऐड हो जाएंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो साल के अंत में दे रखे हैं वो ऐड हो जाएंगे। तो ये चीजें तो ऐड हो रही है आपकी, लेस इनकी अपोजिट वाली चीजें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो क्लोजिंग है वो लेस हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो साल के शुरू के हैं, ओपनिंग है, बिगिनिंग है, वो लेस हो जाएंगे। इनको ऐड लेस करने के बाद ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। फॉर्मेट वही है जो हमने अभी आज जस्ट पढ़ा था, ये वाला फॉर्मेट और ये फॉर्मेट एक है। प्रेजेंट करने का तरीका है, आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं और आप ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से जो इजी लगे वो याद कर सकते हैं अपन, क्योंकि यहाँ तक तो हम चीजें जानते हैं, ये चीजें अपन ने रेशो में भी पढ़ी है। तो कुछ एडजस्टमेंट हमें दिखाने का तरीका रखा है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास इनकम टैक्स का पेमेंट। ठीक है, आपके पास जो इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, आपके पास स्टेटमेंट में भी आया था, देखो यहाँ पे कि इनकम टैक्स का पेड कर रहे हैं, टैक्स इनकम टैक्स पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो इनकम टैक्स पेड चाहिए। तो ये अमाउंट आपके पास दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है, सीधी सीधी पुटअप कर सकते हैं। नहीं दे रखा तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के दोनों तरीके बता रहा हूँ, एक स्टेटमेंट और एक अकाउंट फॉर्म। तो स्टेटमेंट फॉर्म में अगर हम बना रहे हैं तो हमारे पास सबसे पहले इनकम टैक्स का जो एक्सपेंसेस है जो एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दे रखा हो तो वो चाहिए आपको। P&L का स्टेटमेंट बना के दे रखा है तो उसमें इनकम टैक्स चार्ज कितना किया है वो मिल जाएगा। उसमें हम ओपनिंग बैलेंस को ऐड कर रहे हैं, इनकम टैक्स जो पेबल है, पेबल भी बोल सकते हो, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, कि इनकम टैक्स जो हमारा ड्यू चल रहा है आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस वो ऐड होगा और इनकम टैक्स का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होगा आपका लेस होगा। तो इनकम टैक्स पेड आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हमें ये पेमेंट निकालना था, ये पेमेंट अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखकर लेस कर देंगे जो भी हमने पढ़ा था स्टेटमेंट। तो एक तो स्टेटमेंट फॉर्म है, पहले आपको इनकम स्टेटमेंट से इनकम टैक्स कितना चार्ज किया है वो निकालना पड़ेगा, उसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की ऐड कर रहे हैं और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम टैक्स की लेस कर रहे हैं, तब जाके आपका पेमेंट आएगा। अगर आप अकाउंट फॉर्मेट में बनाना चाहें तो ये अकाउंट फॉर्मेट में भी बन जाएगा। इनकम टैक्स का अकाउंट बना रहे अपन, तो ये अपन ने इनकम टैक्स का अकाउंट बना दिया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होते हैं प्रोविजंस के, तो क्रेडिट साइड लेजर की तरह आपको पता है इधर डेबिट साइड होती है और इधर क्रेडिट साइड होती है। तो ये लेजर के फॉर्मेट में बना रहे हैं अपन। ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी के नाम से मिल जाएगा आपको, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस किस नाम से दिखाओगे आप, बैलेंस सीडी के नाम से, जो आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। जैसे 2 साल की बैलेंस शीट देगा, 2015 की, 2016 की। ठीक है, तो 2015 का यहाँ दिखा देंगे, 2016 का यहाँ दिखा देंगे, 2021-22 की देगा तो 21-22 के हिसाब से दिखा देंगे। जो भी आपको बैलेंस शीट होगी उसमें ईयर गिवन होता है, तो ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी आपका जो P&L है उस P&L से आपने कितना इनकम टैक्स चार्ज कर रखा है वो अमाउंट आपको यहाँ लिखनी है। टोटल लगाओ, टोटल में से आपका क्लोजिंग बैलेंस निकालो, बैलेंसिंग फिगर से आपका टैक्स पेड आ जाएगा कि आपने इनकम टैक्स का कितना पेमेंट किया है, और यही पेमेंट अपन वहां दिखा देंगे। तो आप अकाउंट फॉर्मेट में भी बना सकते हो और स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी बना सकते हो। तो जो आपको समझ में आए आप दोनों फॉर्मेट में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों में से एक ही यूज करना है, दोनों नहीं बनाने में। नेक्स्ट आते हैं अपन, ये तो बात हुई डायरेक्ट एक्टिविटी में कौन कौन सी चीजें लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। अब आते हैं अपन इनडायरेक्ट एक्टिविटी पर कि एक इनडायरेक्ट एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी किस तरह से निकालते हैं। तो डायरेक्ट एक्टिविटी पढ़ लिया, अब इनडायरेक्ट एक्टिविटी। तो जरा देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए सबसे पहले जब अपन इनडायरेक्ट एक्टिविटी निकालते हैं तो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये निकालना आना चाहिए, रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए कर से पूर्व के लाभ की गणना की जाती है। सबसे पहला काम आपको ये, तो कैसे निकालते हैं जरा देखो। उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है P&L अकाउंट उसके बैलेंस चाहिए। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो बैलेंस और आपका जो ओपनिंग बैलेंस होता है उन दोनों का क्या चाहिए आपको, डिफरेंस चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है उस प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस जो बैलेंस शीट में देता है उस बैलेंस के 2 बैलेंस होंगे, एक ओपनिंग एक क्लोजिंग। तो आपके पास दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको चाहिए यहाँ पे। फिर उसमें अपन कुछ चीजें ऐड करते हैं। क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं जरा देखो। अगर प्रपोज डिविडेंड दे रखा है तो वो ऐड होगा,
इंटीम डिविडेंड अगर आपने दिया है तो वो ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व अगर है तो वो ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जो आपने P&L से चार्ज कर रखा है वो हो जाएगा। ये प्रोविजन फॉर टैक्स अभी हाल मैंने आपको अकाउंट में भी सिखाया था कि ये जो P&L से चार्ज कर रखा है ये वाला स्टेटमेंट डायरेक्ट एक्टिविटी में तो ये आ रहा था, अभी वो भी आएगा, लेकिन P&L में कितना चार्ज किया है ये वाला स्टेटमेंट हम इसमें यहाँ पे बात करें, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या करेंगे अपन ऐड करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो खैर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम निकालते हैं। जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे निकालते हैं कि साल के शुरू का बैलेंस है 10,000 रुपए और साल के अंत का बैलेंस है 15,000 रुपए, तो 10,000 से 15,000 रुपए बैलेंस हुआ तो 5,000 रुपए का बैलेंस बढ़ रहा है, यानी वो ट्रांसफर टू रिजर्व आ जाएगा। इंटीम डिविडेंड क्या होता है, जो डिविडेंड साल के बीच में दिया जाता है तो वो इंटीम डिविडेंड दिया जाता है। जनरली इंटीम डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं अपन। तो ये सारी चीजें क्वेश्चन में अगर मेंशन है तो ये ऐड हो जाएगी। टैक्स रिफंड अगर आपको दे रखा है तो लेस हो जाएगी। इनको ऐड लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा आपका। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं इस टैक्स में, यानी ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला है इसमें हमें कुछ चीजों का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कुछ चीजें ऐड होगी कुछ चीजें लेस होगी। तो क्या चीजें ऐड हो रही है क्या चीजें लेस कर रहे हैं अपन उन पर बात करते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेज आ रहा है कि जो हमने प्रॉफिट निकाला है उस प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने हैं नॉन कैश आइटम के। नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश जो आइटम है उन सब चीजों को अपन ऐड करते हैं। तो जरा देखो क्या क्या चीजें ऐड हो रही है। शुद्ध लाभ जो निकाला अपन ने उसमें इन चीजों को जोड़ा जाएगा। क्या क्या चीजें जोड़ रहे हैं, मूल्यह्रास जोड़ रहा है, मूल्यह्रास को इंग्लिश में पढ़ते हैं अपन डेप्रिसिएशन, तो वो ऐड होगा आपका। कुछ इंटेंजिबल एसेट जो आपने राइट ऑफ करी है, क्या क्या राइट ऑफ करी है देखो, ख्याति गुडविल, प्रारंभिक व्यय प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऋण पत्र के निर्गमन का बट्टा डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, एकस्व या व्यापारिक चिन्ह के अपलिखन यानी रिटर्न ऑफ द पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। इन चीजों को अगर आपने राइट ऑफ किया है P&L से तो ये वापस से इसमें ऐड होंगे, यानी ये सब चीजें अगर दे रखी है तो ये ऐड करनी है। बैड डेब्ट्स ऐड करना है। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से जो हानि हो रही है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये जो लॉस हो रहा है कोई भी स्थायी संपत्ति के बेचने से उस लॉस को आपको ऐड करना है। इसके अलावा आपके पास आयोजन जो दे रखे हैं, आयोजनों का जो निर्माण है जैसे बैड डेब्ट्स का आयोजन, देनदारों पर बट्टे का आयोजन, व्ययों के लिए आयोजन, ये सारी चीजें आपको वापस से नेट प्रॉफिट में क्या करनी है, ऐड करनी है। और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें आगे काम करना है, मतलब हमें उसमें और भी एडजस्टमेंट करना है। तो ये जोड़ी जाने वाली मदें हैं, ये सारी चीजें हम प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो लेस क्या करते हैं जरा उसकी बात कर लेते हैं। तो शुद्ध लाभ निकालने के लिए हमें इन शुद्ध लाभ जो अभी हमने निकाला था उसमें वो तो ऐड कर देते हैं, अब क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो लेस करने वाली कौन कौन सी वजह हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो भी है वो शुद्ध लाभ में से क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो पहली इनकम फिक्स्ड एसेट्स के विक्रय से लाभ, यानी प्रॉफिट हो रहा है आपका, और प्रॉफिट किस पे हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो आपकी फिक्स्ड एसेट बिल्डिंग मशीन फर्नीचर इनको बेचने से लॉस होगा तो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो लेस हो जाएगा। ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने पर जो पैसा प्राप्त हो रहा है, इन्वेस्टमेंट से जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो लेस हो जाएगा। किराया प्राप्त हुआ वो लेस हो जाएगा। कोई आयोजन आपने ज्यादा बना लिए जो आपने कैंसिल किए हैं उनको, तो वो आपके लेस हो जाएंगे। तो ये हमारे नेट प्रॉफिट में लेस होने वाली चीजें। इन सब चीजों को ऐड लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। उस वर्किंग कैपिटल में हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का समायोजन करना पड़ता है। चालू संपत्तियां और चालू दायित्वों का क्या करना पड़ेगा, हमें समायोजन करना पड़ेगा। तीसरी स्टेज, फर्स्ट स्टेज में हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था। फर्स्ट स्टेज जो थी हमारी, प्रथम चरण जो था उसमें हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला था। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने सेकंड स्टेप में ये सारी P&L के जो डेबिट वाली चीजें एक तरह की नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश उन चीजों को ऐड कर रहे हैं। क्रेडिट वाली चीजें जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं उनको लेस कर रहे हैं, और ये लेस करने के बाद जो वैल्यू बच रही है आपके पास उस प्रॉफिट में हम अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करेंगे। तो चालू संपत्ति और चालू दायित्वों के होने में परिवर्तन से शुद्ध लाभ में ये राशि प्रभावित नहीं होती, परंतु रोकड़ प्रवाह जरूर प्रभावित होता है। अतः क्रियाओं के संचालन से रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने के लिए इनका समायोजन किया जाना आवश्यक है। और समायोजन किस प्रकार करेंगे
उसके लिए बात कर रहे हैं, तो आपकी जितनी भी करंट एसेट्स होती है वो डिक्रीज होती है। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जितनी भी करंट एसेट्स है और वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का मतलब पहले से कम हो रही है। साल के शुरू में आपके पास 6,000 रुपए का स्टॉक दे रखा था, अब वो 5,000 का दे गया, तो 6,000 से 5,000 हो रहा है, यानी 1,000 रुपए कम हो रहे हैं, तो डिक्रीज हो रहा है। वो डिक्रीज वाली जो एसेट्स है, जितनी भी करंट एसेट्स जो डिक्रीज हो रही है, वो सब क्या होगी, हमारी प्रॉफिट में ऐड होगी। यानी जो प्रॉफिट निकाला है हमने, उस प्रॉफिट में ये ऐड करना है। जस्ट इसका उल्टा कि करंट एसेट्स आपकी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, वो सारी करंट एसेट्स क्या होगी, आपकी लेस होगी। यानी आपके पास मान लेते हैं कि डेटर्स साल के शुरू में 25,000 के थे, अब 30,000 के हो गए, तो 25,000 से 30,000 हो रहे हैं, यानी 5,000 के डेटर्स बढ़ रहे हैं। तो डेटर्स बढ़ेंगे, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, आपका लेस हो जाएगा। तो करंट एसेट्स में जो जो चीजें आती है, जैसे ट्रेड रिसीवेबल आता है, इन्वेंटरीज आती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, एक्यूर्ड इनकम आती है, तो ये जितनी भी आपके पास करंट एसेट्स है, ये बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन में पड़ा हुआ है। इनमें से कौन सी दे रखी है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज का मतलब बता दिया मैंने, पहले से कम हो रही है, यानी ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कंपेयर कर रहे हैं कि ओपनिंग ज्यादा होना चाहिए, क्लोजिंग कम होना चाहिए, तो डिक्रीज हो रही है तो वो ऐड हो जाएगी। और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है, यानी ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है, तो फिर वो लेस हो जाएगी आपकी। जस्ट आपके बात करते हैं करंट लायबिलिटीज से। अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो वो ऐड होगी, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो वो लेस होगी। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो करंट लायबिलिटीज के मेन पॉइंट, ट्रेड पेबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम्स, ये आपके पास पॉइंट है करंट लायबिलिटीज के। ये अगर इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज का मतलब वही ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आप ओपनिंग और क्लोजिंग में डिफरेंस निकाल रहे हैं, ओपनिंग ज्यादा होना चाहिए और क्लोजिंग कम होना चाहिए, तो क्लोजिंग कम हुआ तो डिक्रीज हो जाएगा, और अगर क्लोजिंग ज्यादा हुआ ओपनिंग से तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर रहे हैं, और डिक्रीज हो रहा है तो लेस कर रहे हैं। तो ये सारे एडजस्टमेंट हम प्रॉफिट में कर रहे हैं, जो प्रॉफिट अभी तक हमने निकाला है। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास ये सारे एडजस्टमेंट कर रहे हैं प्रॉफिट में, डिक्रीज इन करंट एसेट ऐड कर रहे हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों ऐड हो रहे हैं आपके, इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ये लेस कर रहे हैं। तो इनको लेस करने के बाद हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, जिसमें हमें टैक्स पेड क्या करना है, लेस करना है। तो ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चरण थे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालना है। फर्स्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाला, सेकंड में अपन ने उसमें कुछ चीजें नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम्स ऐड लेस किए, डेबिट या क्रेडिट वाले, उसके बाद हमारी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट किया, तब जाके जो वैल्यू आएगी उसमें से टैक्स पेड और घटा देंगे, तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये इनडायरेक्ट मेथड पढ़ा हमने और पहले डायरेक्ट मेथड पढ़ा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की, कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में सेम बनती है, अलग अलग नहीं बनती। ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो दोनों अलग अलग बनाई अपन ने, लेकिन दोनों में से आपको एक ही यूज करनी है और इनडायरेक्ट ही यूज करनी है, ज्यादातर वही यूज की जाती है। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो बनानी है कि हमारे पास जो व्यापार की संपत्तियां हैं, नॉन करंट एसेट्स है, उन चीजों के सेल करने या उनको, उनसे पैसा कहां से रिसीव हो रहा है, उनसे कहां पेमेंट हो रहा है, उनको अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी लेते हैं। तो आपको सीधा सीधा याद रखने के लिए कि हमारी जो नॉन करंट एसेट्स है, उनकी रिसिप्ट्स और पेमेंट अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में शामिल करते हैं। विनियोग क्रियाओं के अंतर्गत स्थायी संपत्ति, गैर परिचालन चालू संपत्ति के विनियोगों के क्रय और विक्रय से संबंधित लेन देन आते हैं। विनियोग क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना निम्न प्रकार से समझी जा सकती है। अभी निम्न प्रकार अभी पढ़ने वाले पूरा फॉर्मेट, तो हमारे पास मेनली आपको याद बताया मैंने कि जो हमारी नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स है, उससे होने वाली परचेज या सेल की रिसिप्ट या पेमेंट को अपन इसमें शामिल करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में किस तरह का फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीजें शामिल करते हैं, आप उनके देख लें एक बार। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स को खरीद रहे हैं, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट्स ले रहे हैं अपन, फिक्स एसेट्स की सेल, फिक्स एसेट्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट, नॉन ऑपरेटिंग इन करंट एसेट्स की सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये चीजें जो है आपकी रिसीव वाली चीजें तो अपन प्लस कर देंगे, और जो पेमेंट कर रहे हैं वो क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो ये रिसिप्ट्स और पेमेंट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आ जाएगी आपकी।
प्लस में आ रही है तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास पैसा रेस करके दे रहा है। अगर आपके पास माइनस में आ रही है तो हम फंड ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका प्लस में या माइनस में, दोनों में आ सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेट हो सकता है। तो जो आपके पास नॉन करंट एसेट्स की रिसिप्ट या है और पेमेंट है, पेमेंट जितने भी कर रहे हैं वो माइनस में दिखा रहे हैं, जो सेल है वो प्लस में दिखा रहे हैं। स्थायी संपत्ति खाता जो है हमारा, हमारी जो फिक्स एसेट्स की बात कर रहे थे अभी अपन कि हमें फिक्स एसेट्स चाहिए, यहाँ फिक्स एसेट्स का पेमेंट चाहिए या फिर सेल चाहिए कि भाई कितने में बेची है, तो उसके लिए हमारे पास इससे एक अलग से वर्किंग नोट दे सकते हैं या वर्किंग नोट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई या तो हमारे पास सेल गायब होगी या हमारे पास डेप्रिसिएशन गायब होगा या हमारे पास सेल्स परचेज गायब होगी, तो वो कैलकुलेट करना होता है। स्थायी संपत्तियों पर हास क्रय विक्रय और विक्रय होने पर लाभ या हानि की राशि ज्ञात नहीं है तो यह राशि स्थायी संपत्ति खाता बनाकर ज्ञात की जाती है। इस खाते के दोनों पक्षों का योग बराबर करके लुप्त मद को क्या कर लेते हैं अपन, ज्ञात कर लेते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्मेट समझा देता हूं मैं आपको, जिसमें हमारे पास फिक्स एसेट से रिलेटेड वैल्यू आ जाती है। तो ये आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट, फिक्स एसेट में मशीन हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, जो भी आपके पास फिक्स एसेट दे रखी है उसका नाम आ जाएगा आपका फिक्स एसेट्स अकाउंट में। सबसे पहले डेबिट बैलेंस लिखते हैं अपन, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी के नाम से, कि साल के शुरू की फिक्स एसेट्स कितनी है ये आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी, और साल के अंत में बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। जो फिक्स एसेट्स की वैल्यू दे रखी है वो WDV दे रखी होगी आपको, रिटर्न डाउन वैल्यू, यानी हर साल का डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो मूल्य बच रहा है वो मूल्य रिटर्न डाउन वैल्यू। तो साल के शुरू का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस BD के नाम से, और साल के अंत का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD के नाम से। एसेट्स अगर आपने डेप्रिसिएशन हर साल लगा रहे हैं या बेच रहे हैं तो उसकी एंट्री करो आप। डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ी है आपने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन अगर अपन लगा रहे हैं तो बाय डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन करंट ईयर का होना चाहिए कि जिस साल आप अकाउंट बना रहे हो उस साल का, ठीक है। और कोई डेप्रिसिएशन है तो वो नहीं लिखेंगे, करंट ईयर कितना फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं वो वैल्यू। क्वेश्चन में हो सकता है दे रखी हो, P&L में दे रखी हो या परसेंटेज दे रखी हो, तो अपन इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन कितना लगा है एसेट्स पे वो आएगा। एसेट बेच रहे हैं तो बेचेंगे तो पैसा आएगा। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, तो यहाँ अपन लिखेंगे बाय कैश या बैंक। आपने जैसे ही बेचा हो, सेल्स प्राइस कि आपने कितने में एसेट्स को बेचा है, सेल्स वैल्यू कि आप किस प्राइस पे बेचे वो वैल्यू। अगर सेल्स कर रहे हैं तो उससे होने वाली रिसिप्ट्स या पेमेंट पर हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे कि हमने एसेट जो बेची है उस एसेट्स को बेचकर जो पैसा आया है उससे हमें एसेट्स को कम में बेचा या ज्यादा में बेचा। अगर आपकी बुक वैल्यू से कम में बेचा है तो आपको लॉस की एंट्री करनी पड़ेगी, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमारे पास एसेट बेचने से अगर लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। जनरली ये वाला जो लॉस होता है ये P&L के नाम से दिखाते हैं अपन, प्रॉफिट एंड लॉस का, तो वो ये आ जाएगा। और प्रॉफिट की जगह अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो ये आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में जो जो मेंशन है वो जनरली हमारे पास ये सारी चीजें मेंशन होती है। फिर हम टोटल लगाकर यहाँ बैलेंसिंग फिगर से फिक्स्ड एसेट्स की परचेज निकाल लेते हैं कि आपने कितनी एसेट्स परचेज करी है, जिसे हम बैंक से बंद करते हैं। ये बैंक बताता है कि आपने फिक्स्ड एसेट्स कितनी परचेज करी है। हो सकता है क्वेश्चन में परचेज दे रखी हो तो ये वैल्यू हम पहले लिख देंगे, बाकी डिफरेंस से कुछ और निकल जाएगा। हो सकता है क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, हो सकता है डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन पे बात कर ली अपन ने कि इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सेल्स, डेप्रिसिएशन, परचेज कुछ भी गायब कर सकता है। इस तरह से अकाउंट बनाकर अपन वो कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हमारे पास मूल लागत पर स्थायी खाता बनाना। अभी आपको मैंने जो अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया वो किस पे बनाया, WDV पर, अप्लिकेट मूल्य पर। रिटर्न डाउन वैल्यू अकाउंट अगर बन रहा है तो इस तरह से बनेगा। जब आपके पास स्थायी संपत्ति का जो लागत का अकाउंट बना रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, लागत पे बना रहे हैं, तो हमारे पास लागत दी हुई होती है। स्थिति विवरण में हास के लिए आयोजन की राशि दे रखी होती है, और साथ में स्थायी संपत्ति का लागत मूल्य भी क्या होता है, बैलेंस शीट में दिया होता है। तो जब हमारे पास स्थायी लागत लग रहे हैं तो हमारे पास साथ में बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी दिया होता है।
ऐसी स्थिति में स्थायी संपत्ति खाता और प्रोविजन खाता दोनों तैयार होते हैं आपके, और स्थायी संपत्ति खाते से क्रय विक्रय ज्ञात की जाती है और हास अकाउंट से आपके पास जो है वर्ष का हास ज्ञात किया जाता है कि कितना हास लगा रहे हैं। तो ये आपके पास दो अकाउंट बन रहे हैं, एक तो बन रहा है आपके पास फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और दूसरा बन रहा है आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट अगर आप कॉस्ट पे बना रहे हो तो एक तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट बनेगा ऑन कॉस्ट प्राइस पे लगाना है अपन, और साथ में एक अकाउंट और बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की जगह कई बार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देता है, तो आपको हो सकता है बुक्स में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं लिखकर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी लिखा हुआ मिल जाए। तो ये तो हमें क्वेश्चन पढ़ने पर ही पता लगेगा। फिक्स्ड एसेट्स का जो अकाउंट होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, तो बैलेंस बीडी यहाँ पे और बैलेंस सीडी आपके पास, ये आपके पास एसेट जो आपने नई खरीदी है वो टू कैश या टू बैंक के नाम से आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर एसेट्स बेची है तो बाय कैश या बाय बैंक के नाम से आ जाएगा। जब आप एसेट बेचोगे तो जो एसेट्स आप बेच रहे हो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो आपके पास डेप्रिसिएशन अकाउंट का प्रोविजन बैलेंस है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट मिलेगा आपका। ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखोगे और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखोगे, यानी ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा आपका, बैलेंस बीडी इधर आएगा और बैलेंस सीडी इधर आएगा। जितना आपने P&L से डेप्रिसिएशन यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया है वो आपको यहाँ लिखना है। तो आपके पास जो एसेट बेची है उसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो हम फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन, यहाँ जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो एसेट जो बेची है उसका आ रहा है आपका। तो हो सकता है सवाल में जो एसेट बेची उसका डेप्रिसिएशन दे रखा हो तो आप बैलेंसिंग फिगर से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हो, और हो सकता है करंट ईयर का दे रखा हो तो बैलेंसिंग फिगर से जो एसेट बेची है उसका दे रखा है। सारी चीजें दे रखी होगी तो दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाएगा आपका। ये जो डेप्रिसिएशन हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स का बेचा है उसकी एंट्री हमारे पास होती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाता है बाय प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। एसेट बेची, कम में बेची या ज्यादा में बेची, उस पर वापस प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। अगर लॉस आ रहा है तो आपके पास बाय लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से आ जाएगा आपका, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से आ जाएगा। दोनों में से एक चीज निकलेगी, या तो लॉस निकलेगा या प्रॉफिट निकलेगा। तो आपके पास इस तरह से अकाउंट बनेगा। ऑन कॉस्ट बना रहे हैं तो दो अकाउंट बन रहे हैं आपके, और अगर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बना रहे हैं तो एक अकाउंट बन रहे हैं। हम इनको स्टेटमेंट फॉर्मेट में भी निकाल सकते हैं, अगर आपको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना आता है या बना सकते हैं तो अकाउंट फॉर्मेट तो है ही सही, क्योंकि अकाउंट पढ़ रहे हैं तो अकाउंट फॉर्मेट तो यूज कर ही सकते हैं अपन। तो इस तरह से अपन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है उसमें फिक्स्ड एसेट्स की परचेज या फिक्स्ड एसेट्स की सेल हमें चाहिए, तो वो आपको इनको कैलकुलेट करने के लिए स्टेटमेंट फिक्स्ड एसेट्स के अकाउंट बना सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है हमारे पास और लास्ट आता है वित्तीय क्रियाएं, विनियोग, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी जो है हमारी, फाइनेंस एक्टिविटी, वित्तीय क्रियाएं जो होती है, फाइनेंस एक्टिविटी जो होती है उसमें हमारे पास रोकड़ प्रवाह कौन कौन सी होती है। तो वित्तीय क्रियाओं में रोकड़ प्रवाह से अंतर्गत अंशों या ऋण पत्रों का जो निर्गमन कर रहे हो, यानी आप मार्केट में जब शेयर इश्यू करते हो तो पैसा इकट्ठा होता है, तो वो आपके पास पूर्वाधिकार अंशों या ऋण पत्रों का क्या कर रहे हैं अपन, शोधन कर रहे हैं। दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति हो रही है या भुगतान हो रहा है, ब्याज या लाभांश का भुगतान कर रहे हैं, तो उन सब क्रियाओं को अपन इसमें शामिल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फाइनेंस एक्टिविटी का एक फॉर्मेट है कि हम किन किन चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं। तो फाइनेंस एक्टिविटी जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आपको दे रखा है, देखो रिसिप्ट्स, और रिसिप्ट का इससे आपका इश्यू ऑफ शेयर से। तो मार्केट में जब हम पब्लिक को शेयर इश्यू कर रहे हैं तो पब्लिक से पैसा क्या करते हो, आप इकट्ठा करते हो। तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर रहे हो तो वो रिसिप्ट आपकी प्लस में आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। अगर आपने मार्केट में डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर आप एट पार पे भी इशू कर सकते हो, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। शेयर्स भी अपन एट पार या प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो किस पे इशू किया है, उसका फंड कितना इकट्ठा किया है, वो सब यहाँ पे आएगा आपका। रिसिप्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन, अगर आप लॉन्ग टर्म लोन कोई ले रहे हो तो वो भी आपकी रिसिप्ट से प्लस में आ जाएगी। अगर आपने शेयर्स या डिबेंचर का रिडम्पशन किया है, रिडम्पशन का मतलब शोधन किया है, पेमेंट किया है, तो आपने शोधन किया है तो पैसा जाएगा आपका, पेमेंट कर रहे हैं माइनस में दिखा देंगे।
पेमेंट ऑफ द लोन, अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म लोन का पेमेंट किया है तो वो आ जाएगा। डिबेंचर पर या लॉन्ग टर्म लोन पे कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो, और शेयर्स पर जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो, ये डिविडेंड और शेयर्स। डिविडेंड अभी यार पढ़ा था अपन ने, फाइनल डिविडेंड भी होता है और एक इंटीम डिविडेंड भी होता है। तो कोई सा भी डिविडेंड हो, अगर डिविडेंड पे किया है तो वो सब यहीं आएंगे। तो आपके पास ये रिसिप्ट, ये पेमेंट दिखाओ, और नेट वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपन ने अलग अलग एक्टिविटी पढ़ी कि किस तरह से एक्टिविटी निकालते हैं। अब एक पूरा फॉर्मेट पढ़ लेते हैं कि हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसे बनता है। तो हमारे पास जरा देखो, इनडायरेक्ट मेथड से बढ़ा रहे हैं अपन। मैंने आपसे पहले कहा था कि इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है फॉर्मेट में, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे पहले दिखाते हैं जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। ठीक है, जो अपन ने नोट बनाया था उसके हिसाब से बनेगा। उसमें हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट कर रहे थे अपन ने, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग वैल्यूज कौन कौन सी पड़ी थी अपन ने। डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इश्यू ऑफ शेयर्स का, इनको राइट ऑफ किया हो आपने, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क को राइट ऑफ किया हो या मोनेटाइज किया हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे डिवेंचर या इन पे ये चीजें आ जाएगी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश वैल्यूज हैं, इनको अपन ऐड कर रहे हैं। लेस क्या कर रहे हैं जरा देखो, आपके पास इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम या रेंटल इनकम या प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये लेस हो रही है आपकी। और लेस होने के बाद जो वैल्यू आ रही है आपकी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है बिफोर वर्किंग कैपिटल या बिफोर वर्किंग चार्जेस। फिर उसके बाद अपन उसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के एडजस्टमेंट करते हैं। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है तो ऐड हो रहा है, करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो रहा है आपका। जस्ट इनका अपोजिट, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो लेस होगा, करंट लायबिलिटीज अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो लेस होगा। यहाँ करंट एसेट्स में हम कैश और बैंक को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस सबसे लास्ट में आते हैं, तो वो यहाँ इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी सारी करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। कैश जनरेट निकलेगा आपका, कैश जनरेट जो निकल रहा है उसमें से हम इनकम टैक्स पेड, मैंने आपको अभी यार इनकम टैक्स पेड का फॉर्मेट बताया था कि कैसे निकालते हैं अपन। तो इनकम टैक्स पेड जितना किया है वो घटाओगे, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जो नेट वैल्यू आ रही है वो अपन यहाँ दिखा रहे हैं अलग से। तो स्टेटमेंट है, एक तो डिटेल का और एक नेट का। फिर उसके बाद इसी के नीचे सेकंड एक्टिविटी आती है आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ये पूरा फॉर्मेट एक साथ बनता है, अभी अपन ने टुकड़ों में पढ़ा था, अब एक साथ पढ़ रहे हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आती है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जो सेल एसेट्स करी है आपने, एसेट्स को बेचा है, और टेंजिबल एसेट या फिक्स्ड एसेट जो बेची है वो आ जाएगा। अगर आपने परचेज करी है तो वो आ जाएगा, यानी आप रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से आपकी सारी रिसीव्स और पेमेंट यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने अगर टेंजिबल एसेट बेच रहे हैं, आपके पास इंटेंजिबल एसेट बेच रहे हैं, आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, आपके पास रेंट रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो ये सारी रिसीव्ड जो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड है वो आ जाएगी। पेमेंट आ जाएंगे आपके सारे के सारे, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का, आपके पास परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, जितने भी पेमेंट हो रहे हैं एसेट से रिलेटेड वो सारे पेमेंट आ जाएंगे। तब जाके आपके पास कौन सी एक्टिविटी का निकल जाएगा, इन्वेस्टमेंट। अगर प्लस में आ रहा है तो आपके पास ये बता रहा है कि कैश फंड रेज हो रहा है, और अगर माइनस में आ रहा है तो यूजेस को प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी लास्ट बची थी हमारी सी, तीसरी जो एक्टिविटी है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पहले इन ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टमेंट और फिर फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमने फंड रेज किया था इश्यू ऑफ शेयर्स पे या डिवेंचर पे। तो फंड जो इकट्ठा किया है वो शेयर से या डिवेंचर से इकट्ठा कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से फंड इकट्ठा कर रहे हैं अपन, इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फंड इकट्ठा कर रहे हैं अपन। डिक्रीज या इंक्रीज जो बैंक बैलेंस है वो उनसे फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी का टोटल यहाँ पे आपका नेट निकल जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स या डिवेंचर, इंटीम डिविडेंड, रीपेमेंट ऑफ लोन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कैश फाइनेंशियल एक्टिविटी निकलेगी इन सबको एडरेस करने के बाद। और ये आपकी तीसरी एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नेट बैलेंस आ जाएगा। तीनों एक्टिविटी जो हमारी है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड करेंगे। जो प्लस वाले बैलेंस है वो ऐड हो जाएंगे, जो माइनस वाले बैलेंस है वो लेस हो जाएंगे। तीनों एक्टिविटी के लास्ट में हम ऐड करते हैं कैश या कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस। मैंने आपसे कहा था कैश या बैंक को अपन करंट एसेट्स में वहां पर इंक्रीज या डिक्रीज में लेते हैं, यहाँ लेते हैं।
अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और ओपनिंग बैलेंस जो ऐड करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए, यानी हम क्वेश्चन को वहीं बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। तो आपकी बैलेंस शीट में जो कैश का या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपको ये यहाँ पे मैच हो जाना चाहिए। तो इस तरह से हमारी तीनों एक्टिविटी कंप्लीट होती है।